भारत में अंग्रेजों का आगमन प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारिक उपस्थिति एक पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में बदल गई। और इसी परिवर्तन के साथ एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसे भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के अत्याचार के रूप में जाना जाता है। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना थी जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा और भारतीय समाज के संसाधनों, श्रम और जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया। इस अत्याचार की जड़ें आर्थिक शोषण में थीं, जहां भारत को एक ऐसे उपनिवेश में बदल दिया गया जो केवल कच्चा माल प्रदान करता था और इंग्लैंड के तैयार माल का उपभोक्ता बन गया। इससे स्थानीय उद्योगों और कारीगरों की स्थिति कमजोर हो गई और उनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे भारत की आर्थिक संरचना को तोड़ने लगी। राजस्व और कर प्रणाली भी इस अत्याचार का एक प्रमुख माध्यम थी। किसानों से भारी कर वसूला जाता था और ये कर केवल स्थानीय प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। इससे किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई और वे कर्ज, भूख और असुरक्षा के चक्र में फंस गए। इस संदर्भ में कई बार ऐसी नीतियां लागू की गईं जो भारतीय समाज के लिए हानिकारक थीं, लेकिन अंग्रेजों के लिए लाभदायक थीं, जैसे नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। ये दर्शाता है कि अंग्रेजी शासन में निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं के बजाय बाहरी हितों के आधार पर लिए जाते थे। अत्याचार केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देता था। भारतीयों को शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा गया। इससे समाज में असमानता और असंतोष बढ़ने लगा। इस प्रक्रिया में हिंसा और दमन भी शामिल थे। जब भी भारतीयों ने विरोध या विद्रोह करने की कोशिश की तो उन्हें कठोर दंड दिया गया। ये दमन केवल विद्रोह को दबाने का माध्यम नहीं था, बल्कि ये एक संदेश भी था कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि ये केवल कुछ घटनाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक और संगठित प्रक्रिया थी जिसने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अंग्रेजों के अत्याचारों का प्रभाव केवल घटनाओं या नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे भारतीय समाज की मानसिकता, जीवन शैली और सामूहिक चेतना को गहराई से प्रभावित करने लगा। और यही वो चरण था जहां ये स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश एम्पायर का शासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी समाज को बदल रहा है। सबसे पहले इसका प्रभाव लोगों की मानसिकता पर पड़ा, क्योंकि लगातार दमन, हिंसा और भेदभाव ने एक ओर भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न की, वहीं दूसरी ओर ये धीरे धीरे असंतोष और विरोध की भावना में बदलने लगा। लोग ये समझने लगे कि ये स्थिति केवल अस्थायी नहीं, बल्कि एक संगठित शोषण का हिस्सा है और इसे बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है। आर्थिक अत्याचारों के कारण समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। किसान जो पहले ही भारी करों और नकदी फसलों की मजबूरी से जूझ रहे थे, अब कर्ज और भूख के चक्र में फंस गए। कारीगरों और मजदूरों की स्थिति भी खराब हो गई, क्योंकि स्थानीय उद्योगों के पतन ने उनके रोजगार छीन लिए। इससे समाज में व्यापक गरीबी और असमानता बढ़ने लगी। इस संदर्भ में कई बार अकाल और भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जहां लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उस आर्थिक व्यवस्था का भी परिणाम था जो स्थानीय आवश्यकताओं के बजाय औपनिवेशिक हितों को प्राथमिकता देती थी। सामाजिक स्तर पर भी ये प्रभाव स्पष्ट था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों और व्यवहार ने समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा दिया। विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ने लगी और ये स्थिति समाज की एकता को कमजोर करने लगी, जिससे सामूहिक रूप से विरोध करना और भी कठिन हो गया। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक नया परिवर्तन भी शुरू हुआ, क्योंकि ये अत्याचार धीरे धीरे लोगों को एकजुट करने लगा। विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोग ये महसूस करने लगे कि उनकी समस्याएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शोषणकारी व्यवस्था का परिणाम है, और यही समझ उन्हें एक साझा लक्ष्य, स्वतंत्रता की ओर ले गई। इस प्रक्रिया में कई संगठनों और आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस संघर्ष को एक संगठित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस मंच के माध्यम से नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीयों के अधिकारों की मांग की, जिससे ये आंदोलन और अधिक मजबूत होता गया।
अत्याचारों के खिलाफ ये संघर्ष केवल हिंसक विद्रोहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह और जन जागरण जैसे विभिन्न रूप भी शामिल हुए। इसने ये दर्शाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विचार और सिद्धांत का भी संघर्ष है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इस संघर्ष का अंतिम परिणाम भारत की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया, लेकिन ये स्वतंत्रता केवल राजनैतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी, जिसने भारतीय समाज को गहराई से बदल दिया और उसे एक नई पहचान दी। इस पूरी प्रक्रिया की ऐतिहासिक विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि किसी भी समाज के लिए स्वतंत्रता और न्याय केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक सतत संघर्ष का परिणाम होते हैं, और ये कि एकजुटता, जागरूकता और दृढ़ता के माध्यम से किसी भी शोषणकारी व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। अंततः अंग्रेजों के अत्याचारों की ये कहानी हमें ये समझाती है कि पीड़ा और संघर्ष केवल विनाश का कारण नहीं होते, बल्कि वे परिवर्तन और नवनिर्माण का आधार भी बन सकते हैं। और यही वो संदेश है जो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को गहराई और प्रेरणा प्रदान करता है।